अब ये WWE का फास्टलेन वाला शो गया तो इसके टिकट बेच के WWE ने कितने पैसे कमाए वो एग्जैक्ट फिगर आप लोग इस समय स्क्रीन पर देख सकते हो। ये $1 मिलियन से ज्यादा है और 12,000 WWE को टिकट्स बेचनी पड़ी इतना पैसा कमाने के लिए। और एवरेज आप लगा सकते हो कि एक टिकट के WWE को कितने पैसे मिलते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो नंबर निकल के आएगा एवरेज कर, वो एवरेज ही ऑब्वियसली, क्योंकि किसी का 1000 भी हो सकता है, किसी का 500 भी हो सकता है, किसी का 100 भी हो सकता है टिकट का प्राइस। तो ये WWE का है मामला। और देख रहे हो सिर्फ टिकट बेच के ही एक WWE के शो से उन्होंने $1 मिलियन से ऊपर नंबर टच कर लिया। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है WWE की कमाई का, बाकी तरीके हजारों हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ। तो भाई साहब, मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप नीचे आ गई है। लास्ट वीक की जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.483 मिलियन व्यूअर्स। इस हफ्ते की व्यूअरशिप जो ओवरनाइट नंबर्स हैं वो हैं 1.390 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन आपको एक बात मैं बताता हूं, कल मंडे नाइट रॉ की जो रिव्यू वीडियो मैंने बनाई थी सबसे ज्यादा टाइम मैंने जिस चीज को दिया था, एक्चुअल में फैंस ने भी उस चीज को सबसे ज्यादा टाइम दिया है, क्योंकि जो पीक व्यूअरशिप आई थी मंडे नाइट रॉ की 1.6 मिलियन, वो गुंथर और मिस के सेगमेंट से थी। मतलब ये बात तो क्लियर है भाई, अच्छी चीज डिलीवर करोगे तो फैंस उस चीज को देखेंगे। क्योंकि ये जो सेगमेंट था इसको अपने आप में मतलब मेरे को ही देख के मूड किया, नहीं यार इसको अच्छे से बताना चाहिए। मुझे क्या पता भाई इसकी व्यूअरशिप यूएसए वाला क्राउड कैसे देख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसके भी जो नंबर्स है वो ज्यादा है। और मिस का जो फेस टर्न है उसके बारे में तो बात अभी चली रही है। साथ में आप ये भी देख लो कि WWE ने फेटल 4 वे जो मैच है उसको भी अनाउंस कर दिया नेक्स्ट वीक के लिए। रिकोशे, मिस, ब्रॉन्सन रीड और आइवार, जो भी जीतेगा उसको आगे जाके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा। भाई WWE हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मिस के अलावा ये मौका और किसी को मत देना, क्योंकि एक बार को सारे सुपरस्टार को चलो ठीक है बाद में मौका दे दो, लेकिन अभी जो उनको अपने वो मंडे नाइट रॉ के सेगमेंट से मोमेंटम मिला है, जो फेस टर्न भी उनका नजर आ रहा है, अब अगर ना किया ऐसा तो भाई मिस के साथ कह सकते हैं ये बड़ी वाली ज्यादती हो जाएगी। आज से ठीक 11 साल पहले एनएक्सटी में क्या हुआ था वो इस समय आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। रोमन रेंस ने WWE में किया था, WWE एनएक्सटी में किया था अपना डेब्यू। और गाइस सबसे शॉकिंग बात यह है कि शील्ड के सारे मेंबर्स जिनके करियर रोमन रेंस से 4-4, 5-5 साल पुराने, लेकिन सबसे लेटेस्ट जिसने प्रो रेसलिंग वर्ल्ड में अपनी एंट्री करी थी वो बंदा रोमन रेंस है। 2010 ही मान लो, अब 2010 से ही रोमन रेंस ने सब कुछ शुरू किया था और सिर्फ 13 साल लगे उनको इस जगह पर आने में। और मैं इसको सिर्फ बोल रहा हूं ना तो ये एक्चुअल में सिर्फ है, क्योंकि 13 साल लोगों को लग जाते हैं सिर्फ इंडीज में अपना नाम बना के WWE में आने के लिए। तो ये समोअन रेसलर होने का डेफिनेटली ये फायदा तो हुआ। अब नेपोटिज्म कह सकते हो आप बहुत सारी चीजों को, लेकिन जहां पे नेपोटिज्म से अगर एट द एंड प्रोडक्ट अच्छा निकल के आ रहा तो मुझे लगता नहीं वहां पे कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। पर्सनली ये मेरा इसके ऊपर मानना है। अभी हैलोवीन वाला चल रहा है आपको सीन, ये यूएसए वाले के चोचले चलते ही रहते हैं। तो देखो ये एनएक्सटी के शो पर हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहन के क्या आए हैं रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो। डोमिनिक मिस्टीरियो ने तो बिल्कुल वो कैदी वाला जो अपना अवतार है उसको लिया हुआ है, और मामी बनी हुई है उनकी इंस्पेक्टर, उनकी कॉप, उनकी ऑफिसर, जो कि उनको हैंडकफ से फ्री कर रही है। तो इसको फैंस लिटरली किसी और यूनिवर्स में लेके जा रहे हैं। और रिया रिप्ली की बात चली रही है तो ये आप ट्रेंड वाला चार्ट भी देखो, अभी ट्विटर के ऊपर भटकते हुए मैंने देखा कि रिया रिप्ली सबसे ज्यादा सर्ज सुपरस्टार है, ना सिर्फ वर्ल्ड वाइड और यूएसए के अंदर दोनों। तो मतलब रिया रिप्ली की जो पॉपुलैरिटी है वो जा रही है नेक्स्ट लेवल पे। शार्लेट, बेकी लिंच, सबके सब लोग उनसे पीछे हैं। और जब हैलोवीन की बात चल रही है तो ये क्या किया ड्रू मैकिंटायर ने अपनी वाइफ के साथ, उन्होंने ये भैया लड़कियां करवाई देती हैं ऐसे स्टड लॉन्डो सा काम ऐसे। देखो ड्रू मैकिंटायर ने कोई गुड़िया वाला सा तो कुछ रोल किया हुआ है, मुझे नहीं पता ये कौन सा हैलोवीन का किस कैरेक्टर के लिए, लेकिन अपनी वाइफ की तरह बिल्कुल मैच कर रहा है। और ये सूट सा नहीं कर रहा भाई ड्रू मैकिंटायर पर जरा सा भी, क्योंकि इतनी तगड़ी सी बॉडी और उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि एक क्यूट सी कॉस्ट्यूम के अंदर ड्रू मैकिंटायर अपनी बॉडी को रख रहे हैं। तो हैलोवीन वाला टाइम इनका यूएसए वाला का चलता रहता, तो ये जो है कर रहे हैं, अपनी इंडिया में भी कर रहे हैं वैसे अब तो, लेकिन हम तो भाई जरा हमें तो ये पल्ले पड़ता नहीं है सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, लेकिन फेस्टिवल एंजॉय करने चाहिए। जजमेंट डे के जेडी मैकडोना, भाई हर बंदे की एक लिमिट होती है और तुम उसको ज्यादा परेशान नहीं कर सकते, ज्यादा तड़पा नहीं सकते। जेडी मैकडोना का ये वाला ट्वीट देखो आप, जहां पर वो डेवन प्रीस्ट को देख रहे हैं एक नजर से देखना, मतलब नजर से देखना, और यहां पे लिखा है एवरीवन हैज देयर लिमिट्स, यू आर कमिंग क्लोज टू माइन। यानी जेडी मैकडोना बताना चाह रहे हैं भाई डेवन प्रीस्ट को तेरा अब ज्यादा हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है भाई, ट्विटर पे तो उन्होंने ये ट्वीट मार दिया है और मैंने इस अकाउंट को देखा भाई, तो इसके फॉलोअर वगैरह तो हैं ही, तो मैं ये एज्यूम नहीं कर रहा कि ये कोई फेक अकाउंट है, क्योंकि ये फॉलोड बाय WWE एंड फॉक्स भी है, तो ये रियल अकाउंट ही है। इसका मतलब कि बस वेरिफिकेशन नहीं लिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जब ऐसा बता रहे हैं तो मतलब कि अब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद जेडी मैकडोना का भी जो सब्र का बांध है, जो उनका खून है वो भी खोल जाएगा और शायद किसी मोमेंट पे जाके वो डेवन प्रीस्ट के ऊपर टर्न कर सकते हैं। और वो मोमेंट आई थिंक उनके लिए बेफेस जंप लेने के लिए बहुत अच्छा तरीका हो सकता है।
फिलहाल तो जजमेंट डे में जगह बनाने के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि जजमेंट डे के साथ ही वो लोहा ले लें। अभी फिलहाल क्राउन जूल के बारे में उनके लिए ये अपडेट है कि बड़ी सैड है ये, लेकिन सैमी जेन और जेडी मैकडोना का मैच WWE ने क्राउन जूल के लिए ऑफिशियल किया है। अब आपको पता है पिछले टाइम से सैमी जेन भी सऊदी अरेबिया के शोज में जाते हैं, वो सीरिया वाला पंगा चल रहा था, इसकी वजह से वो नहीं जा पाते थे, लेकिन सैमी जेन और ये वाला मैच WWE ने डाल दिया, इसको किक ऑफ शो के अंदर डाला उन्होंने क्राउन जूल के। पिछले कुछ टाइम से किक ऑफ शो वाला जो ट्रेंड है WWE इसको बंद कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से चालू हो चुका है। फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड है यहाँ पे कि सैमी जेन को भाई जेडी मैकडोना के साथ मैच मिल रहा है। अब भाई क्या ही करें, क्योंकि सैमी जेन की स्टोरी लाइन भी देखो तो ऐसा नहीं कर सकती ना WWE की भाई कहीं भी बड़ा मैच बनाने के लिए वन ऑफ घुमा फिरा के चलो अरे ये मैच है। ऐसा विंस मैकमैन बहुत करते थे कि अगर कोई सुपरस्टार के लिए बुकिंग नहीं है तो भाई कहीं से भी कोई भी स्टोरी लाइन बना के 2 हफ्ते में ही मैच उन्होंने कर दिया। वो थोड़ा सा सेंसलेस लगता है, लेकिन फिर भी लोगों को शो देखने के लिए मजबूर जरूर करता था। तो उसके भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। अब यहाँ पे ट्रिपल एच ने वाली डायरेक्शन ना लेते हुए सैमी जेन और जेडी मैकडोना का मैच ऑफिशियल कर दिया, लेकिन फैंस इस चीज से खुश नहीं है। स्मैकडाउन की बात करते हैं गाइस, तो ये तो मैंने आपको बताई है कि 2024 में स्मैकडाउन फॉक्स नेटवर्क से यूएसए नेटवर्क पर जाने वाला है। अभी एक साल में देखना है स्मैकडाउन के जो रेट है वो कैसे बढ़े हैं। अगर आपको स्मैकडाउन के टाइम पर ऐड करवानी है जो यूएसए में शो चलता है, तो लास्ट ईयर जो उसका प्राइस था वो था $47,000 एक ऐड चलवाने के, लेकिन अब वो जो कॉस्ट है वो $4,000 ऊपर बढ़ चुकी है। तो मतलब स्मैकडाउन को उस मामले में तो फायदा हो रहा है, और ये स्मैकडाउन का फायदा नहीं, बेसिकली मैं कहूंगा नेटवर्क का फायदा है, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर वो चीज आ रही है ना। तो ये फायदे की डील तो रहा फॉक्स स्पोर्ट के लिए, ये तो कह सकते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी जो स्मैकडाउन है वो यूएसए नेटवर्क के ऊपर जा रहा है। आई थिंक इसके पीछे रीजन यही है कि जितने पैसे यूएसए नेटवर्क से मिल जा रहे थे WWE को, उतने फॉक्स स्पोर्ट्स से नहीं मिल पा रहे थे। बट ऐसा मैंने देखा है यूएसए के अंदर कि एक जो बढ़िया नेटवर्क है उसको फॉक्स वाला कहा जाता है, स्पेशली स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग के लिए। तो वो शायद WWE के लिए थोड़ा सा एक कौन है, बाकी पैसे ज्यादा मिल रहे तो भाई फायदे की बात तो है ही। जरा सेथ रॉलिंस की बात कर लेते हैं। तो सेथ रॉलिंस ने अपने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बात करी अपने रिटायरमेंट के बारे में। हाँ, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, ये सेथ रॉलिंस ने कुछ स्टेटमेंट दिया इसके बारे में। वो कहते हैं भाई मेरे को तमाम तरीके की इंजरीज हुई हैं, मैंने बम्प्स लिए हैं बहुत सारे, मेरे शोल्डर्स में कितनी बार इंजरी हुई है मैं काउंट नहीं कर सकता, अपना जो जॉ है वो तोड़वाया, नाक तोड़वाई है मैंने, MCL मैंने अपना तोड़वाया, सब कुछ मैंने अपना बुरा हाल किया है। अब मेरे पास मेरे घर में एक डॉटर है और मैं ये सोचता हूं कि अब नेक्स्ट में आगे क्या करूं, एक एक्टिव फादर होने की उन्होंने बात करी। तो वो ये कहते हैं कि इस समय जो प्रो रेसलिंग वर्ल्ड है वो बहुत हॉट चल रहा है, और करंटली तो बिल्कुल इमीडिएट फ्यूचर में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा अपने रिटायरमेंट के बारे में। तो रिटायरमेंट की बात करते करते उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी, जैसे उन्होंने अपने प्रोमो में भी कहा था ना एक बार, ऐसा लग रहा था अरे अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई इंजरी हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अभी तो सेथ रॉलिंस का ऐसा कोई भी प्लान नहीं। आपको भले ही ऐसा लग रहा होगा यार ये बहुत जल्दी है बात करने के लिए, लेकिन 4-5 साल में अचानक से ऐसा लगेगा कि भाई सेथ रॉलिंस भी रिटायरमेंट के क्लोज आ रहा है, रोमन रेंज भी रिटायरमेंट के क्लोज आ रहा है। और क्योंकि ये 40-45 साल वो एज हो जाएगी फिर इनकी, जब जिस टाइम पे जाके ये सोचते हैं सुपरस्टार्स WWE के अंदर। लेकिन अभी करंट वाले जो मॉडर्न एरा के सुपरस्टार है, मुझे लगता है कि वो जैसा लाइफस्टाइल रखते हैं, एक तो WWE की ड्रग पॉलिसी भी आई है, तो उसकी वजह से उसका फायदा तो होगा सुपरस्टार्स को। तो अपने जो अभी करंट वाले स्टार उनको ज्यादा देखेंगे, बाकी 2010 से पहले वालों का रिटायरमेंट होने का फिर जो चांस है वो लगातार लाइन से बनता हुआ दिख जाएगा आपको। लेकिन सेथ रॉलिंस उस लिस्ट में भी नाम बिल्कुल भी नहीं है। ये एक थोड़ी सी राहत की बात है आर्किटेक्ट मसाया के फैंस के लिए या फिर अपने विजनरी के फैंस के लिए। WWE ने अपना यूके टूर अनाउंस कर दिया पूरा, तो बर्मिंगम में जाएंगे, कार्डिफ में जाएंगे, लंदन, बेलफास्ट, यहाँ पे सब जगह जाने वाले हैं। 17 से 20 अप्रैल तक ये WWE का जो है पूरा टूर चलने वाला है, यानी कि रेसलमेनिया के बाद। और उसका जो WWE ने कुछ ग्राफिक या पोस्टर है वो निकाल दिए। सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स और शार्लेट फेयर, इन सुपरस्टार्स को WWE ने फीचर किया हुआ है। ये WWE का वो टूर चलता है जहाँ पे ये रॉ स्मैकडाउन भी करवा लेते हैं, लाइव इवेंट भी करवा लेते हैं, तो सब कुछ करवा लेते हैं ये, क्योंकि यूके की ऑडियंस को सीरियसली WWE को लेना पड़ता है। स्पेशली अब जैसे अभी ऑल इन का भी उन्होंने शो करवा दिया था AEW ने, तो उसके बाद तो WWE ने चीज़ों को और ज़्यादा सीरियस लेना शुरू कर दिया है। हंसी मेरे चेहरे पर आ रही है, तो भाई एक हंसी की बात माइकल कोल के मंडे नाइट रॉ में कमेंट्री करते हुए निकल गई थी, जब उन्होंने कैंडिस मिशेल बोल दिया था, कैंडिस लिरे को, और उसके बाद उन्होंने कवर करते हुए ये भी बोला हाँ यार ये बूढ़ा होने के कुछ कुछ नुकसान तो होते ही हैं। तो माइकल कोल ये बता रहे थे। माइकल कोल के बारे में तो आपको पता ही है भाई, ये स्टैट ही अपने आप में उनका कितना इंप्रेसिव है कि इतने टाइम से वो मंडे नाइट रॉ को कॉल कर रहे हैं, WWE के लगातार शोज को कॉल कर रहे हैं, कि 3-4 शोज को ही उन्होंने मिस किया। एक रिसेंटली अभी किया था, आई थिंक वो तीसरा था या फिर चौथा था। तो इसकी वजह से रिस्पेक्ट बढ़ गई है माइकल कोल के लिए। यही मैं सुनता था जब विंस मैकमैन थे ना, तो विंस मैकमैन ने और भी मट्टी पलीत कर रखी थी भाई माइकल कोल की, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें कमेंट्री के थ्रू बुलवाते तो माइकल कोल से उनके कान में फीड करके, जो कि फैंस को लगता था भाई ये क्या बोल दिया इस बंदे ने, लेकिन एक्चुअल में वो कभी माइकल कोल थे ही नहीं। तो अब जब उनको पूरी फ्रीडम मिली है, तो माइकल कोल के लिए जो रिस्पेक्ट है वो लोगों की बढ़ रही है। वरना आज से 2 साल पहले भाई गालियां पड़ रही होती थी सही में माइकल कोल को कि ये क्या कर रहा है। शायद उस टाइम तक ये वाला
फैक्ट लोग एक्नॉलेज नहीं करते थे कि इतने टाइम से माइकल कोल लगातार WWE के साथ काम कर रहे हैं। मिक फोली ने ड्रू मैकिंटायर के बारे में भाई एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात रिवील करी, और वो ये कहते हैं कि जब ड्रू मैकिंटायर को WWE, सोचो आप, मतलब इसको आप अपनी लाइफ से भी रिलेट करके देखना, आपको मोटिवेशन नजर आ जाएगी यहाँ पर अपने लिए, खुद के लिए भी। मिक फोली ये कहते हैं कि जब ड्रू मैकिंटायर WWE कंपनी से निकले, वो इधर उधर काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया। ये नहीं था कि मैं ड्रू मैकिंटायर के साथ कोई बहुत अच्छा फ्रेंड था, लेकिन शायद एक मेंटोर की तरह ड्रू मैकिंटायर ने उनको टेक्स्ट किया होगा। तो वहां पे वो बता दें, देखो मैं ये काम कर रहा हूँ। और फिर मिक फोली ने जब वो चीज देखी तो उन्होंने डायरेक्टली ट्रिपल एच को दिखाया कि भाई देखो, तुमने इस बंदे को निकाल तो दिया है, लेकिन इसको मॉनिटर, इसको ट्रैक जरूर करते रहना। और उसके बाद हमने देखा कि WWE वापस से ड्रू मैकिंटायर को कंपनी में लेकर आई, और आज देखो भाई वो बंदे का लेवल क्या है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए वो कंपीट कर रहा है। इवन सबसे क्लोज कोई बंदा आया था रोमन रेंज को हराने के लिए, तो मेरी नजर में तो भाई वो ड्रू मैकिंटायर ही है। तो सोचो ड्रू मैकिंटायर का उस टाइम का दिमाग में क्या चल रहा होगा, भाई मैं कंपनी से निकल गया, अब मैं क्या करूं। और बंदा खुद जाके, ऐसा नहीं लग रहा कि भाई बिल्कुल जाके पैरों में आ रहा है कि यार अरे यार मेरे को देख लो मैं क्या, वही लिटरली दिख नहीं रहा, मतलब टेक्स्ट से नहीं दिख रहा, लेकिन एक्चुअल में मेरे को लगता है माइंडसेट तो इनका ऐसे ही चल रहा होगा, यार मैं कहाँ हो गया। लेकिन फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी, और आज देखो अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके नेक्स्ट लेवल पर कहाँ आ गए ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात चली रही है, तो जरा उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी चीज बता देता हूँ। ऐसा रिपोर्ट्स कह रही है कि अगर ड्रू मैकिंटायर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करते, तो उनका जो रेसलमेनिया का स्टेटस है वो भी अभी अनसर्टेन है कि क्या वो रेसलमेनिया शो पर भी आएंगे या फिर नहीं। तो ये अभी उनको मैच तो मिला है क्राउन जूल में, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया कि बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन करे ही उनको इतना बड़ा मैच WWE ने दे दिया। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे इन रिपोर्ट्स के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, जो कि ये कह रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। और हाँ, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने की भी बात हो रही है उनकी, तो अगर ऐसा है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर ही लगा। जब भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की बात हो रही है, मुझे यहाँ पे अपनी बेल्ट नजर आ रही है जो कि डिलीवर हो चुकी है। अभी इसका बस आने ही वाला है कुछ कंटेंट, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा। मैंने भी खोल के नहीं देखी भाई, जब वीडियो बनेगी उस टाइम पर ही देखना पड़ेगा, लेकिन रोज सुबह उठते इसे देखता हूँ तो लगता है इसको जल्दी से खोल लेना चाहिए। आज की अगली स्टोरी रोमन रेंज से रिलेटेड, और भाई साहब इतनी लिटरली गालियां पड़ रही हैं रोमन रेंज को। गालियां जब मैं कह रहा हूँ तो गालियां पड़ रही हैं, अंग्रेजों वाली गालियां पड़ रही हैं रोमन रेंज को, गालियां पड़ रही हैं। ऐसा क्या हुआ, मैंने कल आपको बताया था कि सर्वाइवर सीरीज में जो रोमन रेंज का स्टेटस है वो पता नहीं है, लेकिन अब जो चीजें हैं वो अलग अलग सोर्सेज की तरफ से आ रही हैं, रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से, बाकी फाइटफुल की तरफ से, जो अलग अलग रिलायबल सोर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि रोमन रेंज नहीं आने वाले सर्वाइवर सीरीज में। और उसके पीछे रीजन ये है कि WWE को इनफ चीजें मिल गई हैं सर्वाइवर सीरीज के लिए, तो उनको अब लाने की उनको जरूरत भी नहीं है। जैसे हमको CM पंक के बारे में, रैंडी ऑर्टन के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है, WWE कुछ वहां पे बवाल या फिर धमाका करने वाली है। और उसके बाद जो ट्विटर के ऊपर फैंस ने हाल किया है रोमन रेंज का, वो कुछ चीजें तो ऐसी है जो मैं यहाँ पर आपको दिखा भी नहीं सकता। और गाइज एक आपको और झटका दे देता हूँ, थोड़ा सा आराम से बैठ जाना। रोमन रेंज का क्राउन जूल में जो LA नाइट के साथ जो मैच होने वाला है, अगर WWE प्लान्स चेंज नहीं करती तो आने वाले 3 महीनों में रोमन रेंज का अकेला है मैच, और 2023 का आखिरी मैच। और इसके बाद जो सीधा रोमन रेंज कंपीट करेंगे वो होगा रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में, जो कि जनवरी के बिल्कुल लास्ट में जाके होता है। तो मतलब जनवरी के लास्ट में ही है ना, हाँ 27 जनवरी को होगा। है तो मतलब देखो, अभी रोमन रेंज नवंबर के स्टार्टिंग में कंपीट करेंगे, तो नवंबर का पूरा महीना खाली, दिसंबर भी पूरा खाली गया, और उसके बाद जनवरी का जो महीना होगा उसमें भी, तो ऑलमोस्ट 3 महीने रोमन रेंज कोई भी रेसलिंग मैच में कंपीट नहीं करने वाले, अनलेस एंड अनटिल कोई लाइव इवेंट के अंदर WWE उनको डाल दे या फिर कोई चेंज करके करे, जो कि बाद में तो WWE कर ही सकते। लेकिन करंटली WWE ऐसा बिल्कुल भी प्रोजेक्ट नहीं कर रही कि रोमन रेंज सर्वाइवर सीरीज में कंपीट करेंगे, एंड देन वो कंपीट करेंगे भी तो वो जाके रॉयल रंबल के अंदर होगा। तो फैंस की डिसअपॉइंटमेंट तो है कि भाई चलो कुछ भी हो जाता, ये रोमन रेंज कोई भी शो मिस कर ले, लेकिन जो 4 टॉप के शोज हैं अगर बंदा उसमें भी नहीं आ रहा, तो फिर भाई इस बंदे के बारे में हम क्या ही बात करें। तो देखो बुरा तो है ये कि ये तो नहीं कह सकता भाई कितने बड़े वाले फैन हो जाओ कि यार 4 जो बड़े बड़े शोज है उसमें तो एक एटलीस्ट कंपीट करो, बड़ा शो है तो और बड़ा बना दो। और डिसअपॉइंटमेंट तो होगी भाई जब रोमन रेंज का कोई फैन है और वो शो पर रोमन रेंज को देख ही नहीं रहा। बताओ फिर इसके बारे में आप क्या कहोगे। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी क्राउन जूल से रिलेटेड है। और गाइस जो क्राउन जूल के बारे में हम लोग रूमर सुन रहे थे कि WWE इसको रेसलमेनिया वाली लेवल की फील देगी, उसके पीछे एक बड़ा रीजन है WWE का नहीं, जो सऊदी अरेबिया का रियाद सीजन होता है। अभी जैसे ये बॉक्सिंग मैच भी जो हुआ था टाइसन फ्यूरी का, आपको पता ही होगा, सलमान खान वहां पर थे, रोनाल्डो वहां पर थे, एमिनेम वहां पर थे, विंस मैकमैन, ये सारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के नेम है, फुटबॉलर्स, कितने बड़े बड़े लोग, सिंगर्स, रैपर्स, पता नहीं कौन कौन वहां पर थे। वो इसीलिए ताकि रियाद सीजन की जो अट्रैक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। और क्योंकि
रियाद सीजन के अंदर ही WWE का सऊदी अरेबिया भी आ रहा है, तो अब WWE के हाथ नहीं, सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के हाथ भी हैं क्राउन ज्यूल की तरफ ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो फिर इस वजह देखो, एक्चुअल में रोनाल्डो वहां पे आ गए तो सऊदी अरेबिया के WWE के क्राउन ज्यूल के लिए भी आ सकते थे रोनाल्डो, लेकिन शायद उनका मैच इस वजह से वो आएंगे नहीं, या क्या पता वो मैच भी ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन स्टिल स्पेशल फील जरूर होने वाला है क्राउन ज्यूल, इसीलिए WWE इसको रेसलमेनिया वाली फील भी बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेम्स। इमेजिन करो सलमान खान WWE का शो देखने के लिए आए, जैसे तो बॉक्सिंग वाला। अब ये तो नहीं मैं कह रहा मैं होगा, लेकिन सिर्फ मैं आपको रेफरेंस देने के लिए बता रहा हूं कि क्यों रेसलमेनिया वाली फील की बात करी जा रही है सऊदी अरेबिया के इस क्राउन ज्यूल के लिए, जो WWE इस बार करने वाली है। तो देखते हैं फिर क्राउन ज्यूल में क्या क्या चुड़ी पकेगी। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।